जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिस वीडियो की आपकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी कि आज हम आपके लिए अवेलेबल हैं ENG 105। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि हम आज आपके लिए ENG 105 जो BS सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और ये आपका 2022 के मिड टर्म का पेपर, जी हाँ स्टूडेंट, जो आपका रिटन पेपर होता है आज वो हम आपके लिए अवेलेबल है। स्टूडेंट आपको बताना चाहेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर का वीडियो हमने ऑलरेडी कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम आपके लिए जो इंग्लिश पोइट्री सेकंड आपका पेपर है ENG 105 उसके क्वेश्चन देखेंगे मिड टर्म में क्या आए थे और उसके क्या पॉसिबल आंसर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको पता ही है कि 6 क्वेश्चन में से आपको 3 करने होते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये 6 क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और इसके साथ ही साथ पेन पेपर लेके बैठिएगा। जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ उसको नोट करिएगा। स्टूडेंट हमेशा की तरह हमने आपके क्वेश्चन को पेन डाउन कर दिया है, यानी आपके लिए नोट डाउन कर दिया है, तो आप उसको आराम से समझिए ताकि आपको आराम से दिखे। तो जो पहला क्वेश्चन ही आया था स्टूडेंट वो कह रहा है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द यूज ऑफ सिंबल्स इन WB ईट्स द सेकंड कमिंग, यानी जो WB ईट्स की पोयम है द सेकंड कमिंग को उसमें सिंबल्स के बारे में आप बात करिए, ठीक है, यानी सिंबल्स को बताइए कि क्या क्या थे। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो सेकंड कमिंग पोयम है स्टूडेंट ये WB ईट्स ने 1919 में लिखा हुआ है। इसको आप बता दीजिएगा। ये पोयम कंपोज्ड बाय आयरिश पोएट, ये कहाँ के पोएट थे, ये सब क्वेश्चन मल्टीपल में पूछे जाएंगे कि आयरिश पोएट थे, कौन से पोएट थे, और 1919 में लिखा था। पब्लिश पहली बार 1920 में हुआ और रीपब्लिश हुआ 1921 में, ठीक है। तो पहली बार पब्लिश हुआ द डायल में। ये छोटी छोटी बातें बताने के बाद आप टॉपिक पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात करें इस पोयम में बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस पोयम में कई सारे सिंबल्स का इस्तेमाल ऑथर ने किया है, ठीक है। तो पहले तो स्टूडेंट बात करें कि पोयम में वाइंडिंग जायर का इस्तेमाल हुआ है। वाइंडिंग जायर क्या होता है, एक सर्कुलर एरिया, ठीक है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। ये क्या कहते हैं, एक साइंटिफिक टर्म है वाइंडिंग जायर। वाइंडिंग मतलब घुमावदार और जायर मतलब एक एरिया, ठीक है। तो जायरे जो है वाइंडिंग जायर की बात करें स्टूडेंट तो एक्चुअली ये साइंटिफिक टर्म है और एक वोर्टेक्स लोकेटेड ओवर द एयर और सी, जो सी या एयर में जो चारों तरफ एक सर्कुलर जो क्षेत्र होता है उसको वो बात कर रहा है, ठीक है, एक वोर्टेक्स होता है, ठीक है। अब इसमें राइटर बताना चाह रहा है कि जो एक 2000 ईयर एगो जो धरती का या जो ह्यूमैनिटी का, जैसे एक्चुअली ये पोयम स्टूडेंट क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड है और क्रिश्चियनिटी के रिस्टोरेशन की बात करती है, क्योंकि ये पोयम विक्टोरिया जो लिखी गई मॉडर्न टाइम्स में लिखी गई है। और ये जब पोयम आती है स्टूडेंट, मैंने बताया है कि आपको 1919 में लिखी गई 20वीं सेंचुरी की जो पोयम है, तो ये लास्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी जैसे जैसे डार्विन की थियरी आ गई थी और इन की सारी चीज़ों को साइंटिफिक नाम दे दिया गया था, तो राइटर बताता है कि गॉड और क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट करते हैं और वो सारी बातें इसमें वो बोल रहा है। तो वाइंडिंग जायर की बात की गई है कि एक समझिए एक लिमिटेशंस कि इंसान को 2000 पहले जो गॉड ने लिमिटेशन यानी यीशु ने जो लिमिटेशन सेट की थी, अब इंसान उससे बाहर निकल रहा है। तो बाहर जाने से क्या होगा, वो अपने रूल्स और रेगुलेशन से भूल जाएगा और मतलब एक अलग दुनिया में और एक बिना लक्ष्य के भटकेगा। तो एक वाइंडिंग जायर का इस्तेमाल हुआ। मैं जल्दी जल्दी बता दूं स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर परमानेंट सोल्यूशन आपको एक बार अपलोड रहेगा तो मिलता रहेगा, ठीक है। ठीक, तो दूसरा सिंबल इसमें फाल्कन का हुआ है। फाल्कन आप समझते हैं बाज, एक तरह से गरुड़ की तरह जो पक्षी होता है, फाल्कन मतलब आप बाज ही समझिए। तो एक फाल्कन का इस्तेमाल हुआ है कि फाल्कन क्या है, वो ह्यूमन बींग से उसको कंपेयर किया गया सिंबल के रूप में, ह्यूमन बींग से, कि फाल्कन को कौन कंट्रोल करता है, फाल्कनोर, जो आपका एक तरह से शिकारी होता है या जो फाल्कन को ट्रेनिंग देता है। तो फाल्कनोर गॉड है और गॉड जैसे इंसान, मैंने बताया तो वाइंडिंग जायर में जब तक वो रहता है फाल्कन तब तक वो अपने फाल्कनोर की बात सुनता है, ठीक है। लेकिन जब वाइंडिंग जायर से बाहर चला जाता है तो फाल्कन जो है फाल्कनोर को सुन नहीं पाता और बिना मतलब का इधर उधर भटकता है और एमलेस हो जाता है, उसका लक्ष्य क्या है उसको पता ही नहीं है। तो इसी तरह से राइटर इन सारे सिंबल्स को दिखाया। राइटर ने एक और सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया स्फिनिक्स का। स्फिनिक्स आप जानते हैं स्टूडेंट, गूगल कर लीजिएगा। स्फिनिक्स जो शेप होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवीज में भी स्फिनिक्स को देखा होगा। SPHINX आप गूगल करिएगा तो पता चलेगा कि ये जो होता है वो ह्यूमन बॉडी और लायन शेप का कुछ होता है जो रेत में है। तो ऑथर बता रहा है कि क्रिश्चियनिटी का जिस तरह डाउनफॉल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा तूफान या बड़ी संकट आने वाली है, उस पर इंडिकेट कर रहा है। और पोयम जब 1990 तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास देखिए इस पोयम का सेटिंग है। और जो वर्ल्ड वॉर में हिटलर है उसको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप में वो जो जाइंट से कंपेयर किया गया। तो स्टूडेंट इसको देख लीजिएगा आंसर। हमारा पर्पज आपको क्वेश्चन से परिचय करा देना कि आपको क्या क्या इसमें बताने हैं। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन आया है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज अ इंटीरियर मोनोलॉग। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड यानी डिस्कस लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एज एन इंटीरियर मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंटीरियर मोनोलॉग मतलब यहाँ पे ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग की बात कर रहा है स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो स्टूडेंट आपका जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, ये टी.एस. इलियट की एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोयम है, ठीक है। और इसको आप जानते हैं कि ये 1915 में फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई, ठीक है, प्रूफ्रॉक, ठीक है। और राइटिंग 2010 में एंड इसकी हुई थी, और 1910 में इसको लिखा गया था, और 1915 में ये पब्लिश हुई। पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स में इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। और बात करें स्टूडेंट कि ये इसको चैट बॉक्स में भी बाद में पब्लिश किया गया, तो वो तो आपका मल्टीपल का क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन अगर रिटन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। और ये जो पोयम है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का, ये व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, जो हैमलेट की कंडीशन है, हैमलेट की, आपने जो शेक्सपियर का वर्क है स्टूडेंट, कभी ना कभी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसी तरह से जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक भी यहाँ पे की कंडीशन कुछ उसी तरह से है, ठीक है। और जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है कंफ्यूज है और अपने आप को पाता है वुमेन्स के ग्रुप में या जो भी है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और अब बहुत सारे कंफ्यूजन और केओस में ये जी रहा है। स्टूडेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है, उसमें जो होता है वो जो स्पीकर होता है वो भी इमेजिनरी होता है, और वो इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है, ठीक है, वो पोएट नहीं होता है, पहली बात जान लीजिए। तो यहाँ पे स्पीकर जो जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक खुद है, और ये इमेजिनरी ऑडियंस से बात कर रहा है। और ये जो होता है इसमें क्या कहते हैं, नैरेटिव सीन ऑफ द स्पीकर, हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल इंसाइट, यानी जो उसके अंदर मन में चल रहा है उन सारी बातों को वो आके किसी अननोन इस लिसनर के सामने व्यक्त करता है, भले वो ऑडियंस उसको सुन रही हो, लेकिन तो ये प्रोमिनेंट पोएम हो जाता है, ये आपका लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो आपको बस पोयम में बात कर देनी कि कैसे कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे अपने आप को डिलेमा में पा रहा है। इथराइड ऑन द टेबल, जैसे वो वाली स्टेटमेंट को आपको बता देनी है कि जैसे उसको इथर दे दिया गया और वो टेबल पे जैसे पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है इथर दे के, तो वो सारी कंडीशन को आपको बता देनी है, ठीक है। और ये सारी बातें आपको बता देनी स्टूडेंट। अगर आप इसको क्वेश्चन के आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, अपनी बुक्स की हेल्प ले लीजिएगा, वरना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि जो कह रहा है मैथ्यू आर्नल्ड एज ए पैसिमिस्ट, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नल्ड को आपको पैसिमिस्ट पोएट बताना है, ठीक है। डिस्कस विद द सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम हिज पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस। तो हमने बता दिया आपके कोर्स में जो आपको बात करनी है, ठीक है। तो आपको मैथ्यू आर्नल्ड जो है उसको एज ए पैसिमिस्ट देखिए, पोएट क्या होता है स्टूडेंट, जो क्या कहते हैं आपके नेचर में, या जो जिसके अंदर पॉजिटिव सेंस की कमी होती है, ठीक है, तो वो अपने पोयम में निराशा जिसके राइटिंग में दिख रही है वो पैसिमिस्ट है। यानी जो ऑप्टिमिस्ट नहीं है वही पैसिमिस्ट है, यानी जो आशावादी नहीं है, जिसको मतलब जिसके अंदर फेथ, होप, इन सब चीज़ों की कमी हो जाए, तो वो राइटर कैसा हो जाएगा, वो पैसिमिस्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर दुख, निराशा, डिल्यूजन, ये सारी चीज़ें उसकी राइटिंग्स में नजर आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको बताना है कि मैथ्यू आर्नल्ड एज ए पैसिमिस्ट पोएट। तो उसमें ये जो पोयम आपका हो जाता है, तो इसमें ये जो आपका पोयम है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट जैसे आपका जो ये पहला क्वेश्चन जो था डब्ल्यू बी येट्स की सेकंड कमिंग, उसमें तो सेकंड कमिंग दिखाता है क्राइस्ट के दोबारा आने को, लेकिन जो आर्नल्ड की पोयम है ये पैसिमिस्ट पोयम है। और यहाँ पे तो डायरेक्ट जो है ये जब आपकी डार्विन थियरी आने के बाद क्रिश्चियनिटी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इसको डायरेक्ट हाईलाइट करता है आपका। फिर भी द सेकंड कमिंग में गॉड के आने को मतलब और ये सारी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करता है, लेकिन जो डोबर बीच में ये डायरेक्ट हाईलाइट करता है कि कैसे डार्विन की थियरी आने से और सारी चीज़ें आने से क्रिश्चियनिटी पे कैसे गहरा फर्क पड़ा है और लोग अपने रिलीजन से, अपने क्रिश्चियनिटी से दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो आर्नल्ड express his grief and lament for the rapid and inevitable decline in the religious faith of the 18th century। यानी जो रिलीजियस डाउनफॉल हो रहा है फेथ का 18th सेंचुरी के आसपास 1800s में, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो लास्ट ऑफ इसमें और फिर बोलते हैं कि ओ लव लेट अस बी ट्रू, इसमें की फेमस लाइन है। तो आर्नल्ड आपको पोएम को बस एक्सप्लेन कर देंगे स्टूडेंट और चीज़ों को बताते हुए कि तो वो बात करते हैं कि हमको लव में लेट अस बी ट्रू, और लव के थ्रू ही फिर से क्रिश्चियनिटी को, गॉड को जाना जा सकता है, चीज़ों को समझा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ये सारी बातें राइटर करता है इस पोएम में और वो प्रोवाइड कर, ठीक है। और ये सारी बातें करने के बाद आर्नल्ड कहता है कि बिलीव दैट द ट्रू लव कैन सक्सीड इन गिविंग द पीटी, ठीक है, गॉडलेस वर्ल्ड अ मीनिंग। तो जो ट्रू लव है वही जो गॉडलेस वर्ल्ड हो गया है, यानी वर्ल्ड जो है क्रिश्चियनिटी, जो डार्विन की थियरी के आने के बाद लोग चर्च जाना कम कर दिए। तो इन सारी बातों पे राइटर जो है अपनी वाइफ के साथ है और वो देख रहा है, वो एक बीच को जो देख रहा है और उस पर बता रहा है कि जैसे जो लहरें आती हैं वो कंकड़ से बहा के ले आती हैं उसको बाहर, और वो सारी चीज़ें को एक्सप्रेस मतलब बता रहा है। तो वही कह रहा है कि इंसान क्या हो गया, वो जो मतलब ये जो वर्ल्ड है वो गॉडलेस हो गया है, ठीक है, गॉडलेस वर्ल्ड हो गया है। और इसमें और गॉडलेस वर्ल्ड हो गया है, तो इस वर्ल्ड में फिर से जो क्रिश्चियनिटी है, गॉड के लिए जो गॉड का जो प्लेस है वो रिस्टोर होना चाहिए। और जो लव है, क्योंकि राइटर मानता है कि गॉड भी है, हर चीज़ साइंस नहीं है, वो गॉड को एक्सेप्ट करता है, वो कहता है लोगों को चर्च जाना चाहिए। एक तरह से राइटर क्या है, एक रिलीजियस व्यक्ति है, ठीक है। और वो कहता है कि जो लव है और जो पावर ऑफ लव से ही गॉड को फिर से इस वर्ल्ड में हम अपने गॉड को पा सकते हैं, और जब गॉड से ही होप और वो सारी चीज़ें, क्योंकि राइटर ये फील करता है कि उसकी वाइफ जो बहुत सिक हो गई थी प्रेगनेंसी के समय, और वो बहुत सारा मतलब उस
वक्त किसी डेंजरस जो क्या कहते हैं डिजीज के कैप्चर में थी, तो वहां से उसका बच के आना इम्पॉसिबल था, लेकिन वो गॉड के फेथ की वजह से ही बच पाई है। तो वो राइटर जो इस पोयम में डिल्यूजन, निराशा, हताशा, इन सारी चीज़ों को ट्रेस करता है और बोलता है अगर लव जो है इसको वर्ल्ड को एक नया डायमेंशन दे सकता है, अगर लव बचा रहा तो डेफिनेटली लोग जो है गॉड को समझ पाएंगे। ये सारी बातें इसमें बताना है। तो इसमें म्यूचुअल लव की भी बात गई है और डिवाइन लव के लिए डेडिकेशन की भी बात की गई है। अगला क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, वो कह रहा है राइट द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम डोवर बीच। अब डोवर बीच जो है आपका जो पोएम है, तो देखिए उसमें सेंट्रल मैसेज आपको बताना है और वहां पे पैसिमिस्ट, तो जो बात करें स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है और जो आर्नल्ड एज ए पेसिमिस्टिक पोएट है, दोनों क्वेश्चन आपस में मिले हुए हैं। बस बेसिक अंतर कितना है स्टूडेंट कि अगर देखिए यहाँ पे आपको सेंट्रल मैसेज की बात करें तो सेंट्रल मैसेज जो मैंने अभी अभी बताया कि लव का लॉस्ट होना, लव का ओ लव लेट अस बी ट्रू, ये वाली लाइन को आप कोट करके लिख दीजिएगा। देखिए पोएम स्टूडेंट, आप इस पेपर में हर पोएम की दो दो तीन तीन लाइन मेजर लाइन कोट को याद रखेगा, आंसर में लिखेगा, जिससे आपका जो एग्जामिनर होता है उस पर इफेक्ट आता है और लगता है कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ पढ़ाई अच्छे से की है। तो ये सारी अब सेंट्रल मैसेज वही है कि क्रिश्चियनिटी की तरफ, लॉस्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है इस सारे ऊपर फोकस कर रहा है और ट्रू लव की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो डिसअपियर एंड ग्लूम परवेड्स द क्या कहते हैं throughout the poem Dover Beach begins with the enthralling image of the tranquil sea। तो ट्रैंकल सी का जो ये सारी बातें हैं आपको इसमें बता देने की मैसेज पोएम है कि ह्यूमन लाइफ कॉज्ड बाय वेनिंग फेथ इन गॉड एंड रिलीजन। ठीक है, तो सैडनेस जीवन का दुख यही है कि जो इंसान का फेथ है वो गॉड के ऊपर से खत्म हो गया है। ठीक है, इट इज द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, और यही मानव के दुख का कारण है। तो ये सारी चीजों को राइटर बता रहा है। ठीक है, ये सारी सी की तरह, जैसे सी से कंकड़ आता है फिर बाहर ले जाता है, उसको वहां से दूर करता है, फिर लहरें आती है उसको ले आती हैं। तो यही इंसान का जो है दुख आने जाने का, ये जो है इंसान के दुख का कारण और जो डिवाइन चीजों पे यकीन ना करना। तो इसी तरह से वो है, और राइटर चाहता है कि ये सारी चीजें, और राइटर बस लास्ट में ये चाहता है कि लव के थ्रू जो इस क्रूएल वर्ल्ड जो है ना, लव के थ्रू इस क्रूएल वर्ल्ड में सर्वाइव किया जा सकता है। जो ये निर्दयी संसार है, इस पर सर्वाइव बस लव के थ्रू किया जा सकता है। और लव कैसा होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए और उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये सारी बातें तो आपको बस सेंट्रल मैसेज में जो थ्रू आउट द कंक्लूजन की बात कर रही है। और पैसिमिस्ट पोएम में स्टूडेंट आप पोएम पढ़ लीजिएगा, उसकी समरी को देख लीजिएगा, और उसमें आपको पैसिमिस्ट पोएम में निगेटिव जहां कहां राइटर को निराशा दिख रही है, उन सारे एलिमेंट को आपको ट्रेस करके बता देना है स्टूडेंट। ठीक है, और अगर आप पोएट पूछता है तो स्टूडेंट आप राइटर के बारे में बताइएगा कि राइटर किस पीरियड का राइटर है, कब बर्थ हुआ है, उसके कुछ मेजर वर्क क्या है, तब आप उसके बारे में राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको राइटर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, तब आपको अपने टेक्स्ट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को वहां पे मेंशन करना है। जो 5वां क्वेश्चन था स्टूडेंट, वो कह रहा है जो ये कि थ्रो द लाइट ऑन द कैरेक्टर ऑफ द ड्यूक। ठीक है, ड्यूक का जो कैरेक्टर है माई लास्ट डचेस में। ठीक है स्टूडेंट, जो ड्यूक है आपका जो पोएम है माई लास्ट डचेस, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है और रॉबर्ट ब्राउनी की ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये आपको पता ही है। ठीक है, और ये जो 1942 में पब्लिश हुई, 1842, सॉरी माय मिस्टेक, 1842 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया। ठीक है, और ये बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग मानी जाती है। ठीक है, पहले इसका टाइटल क्या, इटली रखा गया था। याद रखिएगा कि इसका अर्लियर टाइटल क्या था, इटली था। बाद में इसके टाइटल को माई लास्ट डचेस चेंज कर दिया गया। तो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई 1842 में, टाइटल इटली था। फिर पब्लिश हुई 1849 में, टाइटल हुआ माई लास्ट डचेस। ठीक है, चेंज कर दिया गया। ठीक है, और ये जो पोयम है कि ये दिखाता है कि कैसे जो ड्यूक ऑफ फेरेरा अल्फांसो है, जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है, कहाँ का ड्यूक है? फेरेरा का ड्यूक मतलब किंग होता है एक तरह से स्टूडेंट। वो अल्फांसो जो है वो क्या है, ऑफ ऑल द इटली ही लेड डचेस, और उसकी जो जिस डचेस की मर्डर कर देता माई लास्ट डचेस जो है इसमें, वो लुक्रेजिया डी मेडिसी। लुक्रेजिया डी मेडिसी जो है इसकी लास्ट डचेस थी, जिसका मर्डर इसने 17 ईयर्स के एज में ही कर दिया था। ठीक है, तो 17 साल की उम्र में जो अपनी लास्ट उसी को बोला माई लास्ट डचेस बोला है। ठीक है, तो ड्यूक इज पोर्ट्रेट हैविंग कंट्रोलिंग पोसेसिव। देखिए वो कंट्रोलिंग है, वो उसको बताता तो बहुत है उसके बारे में, उसकी इमेज के बारे में बात कर रहा है, जो उसकी मूर्ति बनवाया एक तरह से आप कह सकते हैं स्टूडेंट, और उसके बारे में दिखा के बता रहा है। मैंने बताया ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि इमेजिनरी स्पीकर इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वो क्या है, कंट्रोलिंग है, पॉजिटिव है, और जेलस है, एरोगेंट ट्रेट है, और एक तरह से क्रूएल भी है। ठीक है, वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो बहुत है और वो मतलब वो सुंदर थी, ये सारी बातें बहुत अच्छे से बताता है, बट वो उसको कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, हर तरीके से क्या कि वो उसके हिसाब से हंसे, उसके हिसाब से काम करे, उसके वो जो चाहे वो करे, जो ना चाहे वो ना करे। ठीक है, ड्यूक कैरेक्टर थो द मैन व्हाट डिस्क्राइब हिज लेट वाइफ ही सीम्स स्पीकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट। वो उसको क्या एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, रेदर देन समवन ही लव्ड। ये भले ही कहता है कि वो लव करता था, लेकिन हमको पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु उसको समझता था, ना कि एक ह्यूमन।
ठीक है। और ही रिवील्स दैट जेलसी, और अपने जेलसी के बारे में बताता है कि कैसे वो दूसरे से बात करती थी तो ये जो है ड्यूक को जेलस होता था, और ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो उसके लाफ को, उसकी स्माइल को भी कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है। तो ये सारी बातें इस पोयम में की गई हैं, तो ठीक है। तो ड्यूक ऑफ फेरेरा का मैंने बताया ना कि कंट्रोलिंग कैरेक्टर है, वो मैनिपुलेशन है, वो कंट्रोल करना चाहता है, एरोगेंस है। तो ये सारी पॉइंट्स को आप बता दीजिएगा स्टूडेंट। आंसर हम आप टेलीग्राम में भी अपलोड कर देंगे, आप जाके देख लीजिएगा या अपनी बुक्स की मदद से आप देख लें। तो वो एरोगेंस है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कंट्रोल है, वो अपनी वाइफ को हर तरह से कंट्रोल करना चाहता है, कि वो नहीं चाहता कि वो जाए समाज में, चार लोग जो जेंट्स आते हैं उनसे वो बात करे या जो भी है वो बैठे, ठीक है। ही ट्राई टू मोल्डिंग इनटू द परफेक्ट वाइफ, ऑलवेज टेल्स हर टू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू बिहेव, क्या करे क्या ना करे, ये हमेशा गाइड करता रहता है। बताइए, एक इंसान है, सबकी अपनी फीलिंग होती है, सब कोई अपने हिसाब से काम करता है, वो हर चीज में रोक टोक लगाने की कोशिश करता है, और मैनिपुलेशन, और बात बात में जब डिस्क्रिप्शन देता है ना तो बार बार घुमाने की कोशिश करता है कि वो अच्छा राजा है, वो बताता है मैंने ऐसा क्यों किया, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, जबकि वो एक तरह से क्या कहते हैं, फेक रहता है, पर्सन रहता है, ठीक है। ये सारी बातें हैं उसमें। और वो ब्यूटी, उसको मूर्ति से ज़्यादा प्यार, स्क्रिप्चर जो उसने करा ली है उससे ज़्यादा उसको लव है, उसको दिखाते हुए बहुत खुशी से बताता है कि वो उसके लास्ट डचेस की का वो स्कल्पचर है, लेकिन वो उसको या उसका पोर्ट्रेट है, लेकिन ये नहीं है कि जो रियल व्यक्ति की कीमत नहीं कर पाया, वो मूर्ति की कीमत में क्या उसी को देख के खुश हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया कितनी मैटरलिस्टिक थी, और पैट्रियार्की यानी जो पुरुषत्व का दबाव है, डोमिनेंस है, उसको ये पोयम दिखाता है। आप देख लीजिएगा, इसकी समरी को आप जाके स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो आपको तो पता ही स्टूडेंट, आपने क्लास भी किया होगा। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी पॉपुलर हुआ है कीट्स से, जॉन कीट्स से। तो स्टूडेंट, ऑथर ने जो है आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी का इस्तेमाल जो कीट्स ने किया है वो बहुत ही मतलब एक निगेटिव सेंस में नहीं किया, उन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी मतलब निगेटिव पावर को हाईलाइट करने की कोशिश की है, जो एक राइटर, एक पोएट में एग्जिस्ट करता है। वो बता, ठीक है, वो कहता है कि ये पावर जो है वो शेक्सपियर के पास था, और निगेटिव कैपेबिलिटी को राइटर बताते हुए क्या करना चाहता है कि अ पर्सन पोजेसिंग निगेटिव कैपेबिलिटी इज ऑब्जेक्टिव। जो पर्सन इस क्वालिटी को रखता है वो ऑब्जेक्टिव होता है एंड इमोशनली डिटैच, और वो चीज़ों से अपने आप को दूर रखने में, यानी उसके अंदर की जो फीलिंग है वो उसके राइटिंग में नहीं दिखती है, मतलब वो किसी के पक्ष नहीं लेता है, वो न्यूट्रल होकर बातें करता है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव कैपेबिलिटी may have beauty depth that make conventional consideration of truth and morality irrelevant। तो ये सारी बातें हैं इसमें। फिर वो कहता है कि ये जो शेक्सपियर में ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, ये शेक्सपियर ने इस क्वालिटी को बहुत अच्छे से, और ये क्वालिटी क्या है कि जो निगेटिव यानी राइटर या ऑथर की या पोएट की वो क्वालिटी जो उसके अंदर नहीं है, फिर भी मतलब उसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर काम कर रहा है और उस चीज़ों को बता रहा है। जैसे राइटर जो है, आपने आपके ओड टू नाइटिंगेल जो आपका पोयम है कीट्स का आपके कोर्स में लगा हुआ है स्टूडेंट, उसमें वो कहता है कि वो मतलब वो बर्ड की दुनिया, हेवन की दुनिया, जो जी चीज़ें नहीं जान रहा, तो ये जो निगेटिव कैपेबिलिटी है वो आपको डिल्यूजन और आपको इल्यूजन में रहना, आपको केओस में रहना, कंफ्यूजन की स्टेट में रहना, उसी में रह के बातें करना, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ें सही है, लेकिन जो निगेटिव कैपेबिलिटी है वो आपको कंफ्यूजन में ही रहना, चीज़ों को गेस करना कि इसके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, और केओस में रहना, ये सारी बातों को करता है। निगेटिव कैपेबिलिटी को वो इन्होंने अपने भाई को एक लेटर में बताते हुए इसका मेंशन किया था स्टूडेंट, और उन्होंने बताया था कि जो ग्रेट पोएट होते हैं शुड विलिंग टू रिमेन इन द डाउट, उनको डाउट में रहने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, एंड अनसर्टेनिटी, और अनिश्चितताओं में, डाउट्स में और अनिश्चितताओं में होनी चाहिए। उनको ये नहीं होना चाहिए कि वो उस डाउट को सॉल्व कर दे, उस डाउट्स के अंदर वो रहें, डाउट्स को सर्च करें, चीज़ों को मतलब डाउट्स के अंदर अपनी जर्नी को कवर करें, अपनी राइटिंग्स को लिखें, डाउट्स में रहें, संदेहों में रहें कि क्या हो सकता है क्या नहीं है, मतलब जिस चीज़ों के बारे में कंफर्म बातें ना पता हो, ठीक है, उनको अपनी कल्पना शक्ति से रहस्य को खोलने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी इमेजिनरी पावर से, ठीक है, और संदेह अनिश्चितताओं में रहना एक पोएट के लिए सर्वोत्तम है, और इसको शेक्सपियर ने बखूबी अपने राइटिंग्स में इस्तेमाल किया है। तो ये सारी बातें हैं आपको नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बता देनी है। आपको पोयम ओड टू नाइटिंगेल में बता देना है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का जिक्र कहाँ कहाँ, और राइटर के जैसे वो बैकस के थ्रू वो कहता है कि मैं बैकस के पार्ट्स के थ्रू, मैं वाइन के थ्रू नहीं जाऊँगा, और मैं किसके थ्रू जाऊँगा, मैं आपके क्या कहते हैं नाइटिंगेल के सॉन्ग के थ्रू इस वर्ल्ड को लिफ्ट कर देना चाहता हूँ। फिर नाइटिंगेल को कहते हैं तुम्हारी ये दुनिया नहीं, तुम चली जाओ अपने वर्ल्ड में। तो वो अनसर्टेनिटी की बात राइटर करता रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे। हमने आपको एक टेंटेटिव आंसर बताने की क्वेश्चन की, आप अपने आंसर अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।